नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु, मेरे साथ डिम्पी हमारे नोएडा स्टूडियो से जुड़ चुके हैं और अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे किस तरह के एक्शन भारतीय बाजारों में दिखे हैं, कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पर आज एक्शन दिखा है। एक करके कई सारे दिग्गज मेहमान भी जुड़ेंगे जो आपको आखिरी घंटे की रणनीति और उसके बाद कई सारे सेगमेंट्स भी हम आपके लिए इस शो पर लेकर आएंगे। बाजार की बात करें तो काफी कमजोर शुरुआत रही, लेकिन उसके बाद हल्की सी रिकवरी दिखी। अब करीब 30 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी 22,100 के नीचे कारोबार करता हुआ, लेकिन बैंकिंग शेयरों में आज काफी आउट परफॉर्मेंस दिखा है। निफ्टी बैंक 190 अंकों की तेजी के साथ 48,300 के पार कारोबार करता हुआ। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी दिखी है। इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो स्टॉक्स आज रिवर्स गियर में है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.5% की गिरावट के साथ सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है आज के सत्र में। बजाज ऑटो 4% नीचे, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में 3.5% की गिरावट दिखी है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प जैसे कुछ स्टॉक्स में भी आज भारी गिरावट दिखी है। तो हाँ, ऑटो सेक्टर में भारी गिरावट और ऑटो के अलावा आईटी सेक्टर में भी आज कमजोरी है। याद रखिए, सेमीकंडक्टर और एआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में ग्लोबल बाजारों में भारी गिरावट दिखी और इसका रिपल इफेक्ट भारतीय आईटी कंपनियों पर भी दिखा। निफ्टी आईटी इंडेक्स 1% नीचे, लेकिन चुनिंदा आईटी स्टॉक्स की बात करें तो एलटीआई माइंट्री यहां पर भारी गिरावट। इसके अलावा इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसे सभी आईटी स्टॉक्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स 2% की गिरावट के साथ यहाँ पर भी कारोबार दिखा है। तो हाँ, फिर एक बार भारतीय बाजारों में गिरावट, लेकिन हाँ, जितने लो लेवल्स हमने सुबह देखे थे उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर दिखी है। लेकिन डिम्पी, ऐसे बाजार में क्या करने की रणनीति होगी? अभी भी स्टेबिलिटी तो नहीं, लेकिन गिरावट हल्की सी बंद होती हुई नजर आई, हम कह सकते हैं। हाँ शीशा, कल भी मार्केट्स के अंदर एग्जैक्टली यही हो रहा था कि कल भी बाजार तो चला तो नहीं था। एग्जैक्टली देखा जाए तो 3-4 पॉइंट टूटा ही था निफ्टी, बट कल भी मार्केट्स ने अपने आप को रोका। इससे एक चीज़ तो तय है कि इस 22,000 और इस 48,000 के लेवल पे आने के बाद मार्केट थोड़ा अकसा गया, थोड़ा थक भी गया और टूटते टूटते थोड़ा ये कहेगा कि फाइटिंग स्पिरिट इसकी थोड़ी जागी है वापस से कि भाई बस अब बहुत हो गया टाइप। ठीक है, ये जो नीचे अभी आप देख पा रहे हैं जस्ट नाउ में एक खबर दिखी होगी कि जियो पेमेंट बैंक में 7.9 करोड़ खरीदारी की मंजूरी हुई है, शेयर्स की जो हुई है। ये बताने के लिए सफिशिएंट है कि अब ब्लॉक डील्स बढ़ेंगी। ये एक अच्छी खबर भी है। एसबीआई के साथ जियो पेमेंट बैंक का जो करार होना, ये इट्स गुड न्यूज़। मैं आपको बोलूं, अब ऐसी खबरें मार्केट्स के अंदर आएंगी और ये अच्छी खबरें आएंगी। इसी से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा फाइटिंग स्पिरिट्स जगी है, बट अभी भी बहुत बहुत कुछ करना बाकी है। यहाँ से 100 पॉइंट निफ्टी टूटते ही 1,000 पॉइंट की गिरावट जैसा फील होता है। 100 पॉइंट निफ्टी टूटेगा, लेकिन लगेगा ऐसा कि सब कुछ लुट और बर्बाद हो गए, क्योंकि अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आप ऐसा ही सोचिए कि आपकी एक जगह है, हाथ या पाँव, उसमें बहुत पेन होता है, बहुत स्वेलिंग हो चुकी है। अगर मैं उसके ऊपर सिर्फ उंगली रख भी दूँ ना, तब भी आपको बहुत दर्द होगा उससे। कुछ मार्केट की स्थिति इस समय ऐसी है कि हायर द स्वेलिंग, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है इस समय और पेन बहुत है। 100 पॉइंट टूटने पर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना। लेकिन क्या बाज़ार यहाँ से रिवर्सल करेगा? तो जो रिवर्सल करेगा ना, आप उसकी एक चेकलिस्ट बना लीजिए। बाज़ार को जिसने तोड़ा, क्या वही चीज़ें ठीक हो रही हैं? पहला, बाज़ार को एफआईज ने तोड़ा, एफआईज आ रहे हैं। बाज़ार को ग्लोबल मार्केट्स में टर्मोइल आ रहा है, यानी कि उन्होंने टैरिफ वाला मामला छेड़ दिया, क्या वहाँ से ठीक हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या यूक्रेन वाला फैसला आ गया? नहीं आया। क्या क्रूड में कोई तेज़ी वगैरह तो नहीं बन रही वापस? ये एक अच्छी खबर है जो नहीं बन रही है। चौथा, क्या आपके डोमेस्टिक कंपनीज में कुछ दम दिख रहा है? ऐसा कहीं नहीं कुछ दिख रहा। तो एक सॉर्ट ऑफ चेकलिस्ट बना लो। उस चेकलिस्ट में भले आप धीरे धीरे करके उसमें एक वैल्यूएशन भी डालना, हाँ, उसी वैल्यूएशन से एक मार्किंग करते जाओ। भले आप 10 दिन की एक एक्सरसाइज करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, मैंने शुरू किया आज। तो 10 दिन की एक्सरसाइज करो कि अच्छा आज 4 तारीख है तो आज इनमें कुछ चेंजेस हुआ है, 5 तारीख इनमें कुछ चेंजेस हुआ है। जब मेजॉरिटी ऑफ द जो चेकलिस्ट में टिक 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 लग रहा होगा ना, तब आप कॉन्फिडेंटली मार्केट के अंदर आना। मैंने एक चीज़ का आपको सुबह भी बताया था कि आप अपने एकोमुलेशन वाले स्टांस को भी छोड़ दो।
हमने एकुमुलेशन का स्टांस रखा। हम ये मानते हैं कि आपने 24,000 से शुरू किया होगा एकुमुलेशन, तो 22,000 तक आते आते इस 2,000 पॉइंट निफ्टी के अंदर आप अगर 10 लॉट आपके पास होंगे तो आपने सारे लगा दिए होंगे, ये मैं मान के चलता हूँ। ठीक है जी, तो इसलिए मैं आपको एकुमुलेशन नहीं करूँगा। मैं बहुत ऑनेस्ट रहता हूँ अपने इस बात बोलने में और ट्रेड में, और अपनी बात से फिरता भी नहीं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अब जो हमको सिर्फ वेट एंड वॉच करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ज़्यादा पैसा डालना भी समझदारी नहीं होती। जो पैसा डाला हुआ है उसको बचाना एक समझदारी का काम हो सकता है। जो लोग F&O में मार्जिन्स पे काम करते हैं, जैसे 2 लाख रुपए लेके एक निफ्टी ले ली, तो उनके मार्जिन्स पर डे बेसिस पर जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 दिन से बाजार गिर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब मार्केट्स के आपके और मेरे हाथ से भी नहीं है बात। आज बाजार क्यों रिकवर कर रहा है, इसकी एक वजह ये हो सकती है कि जी बहुत ज़्यादा टूट गया था, इसलिए हल्की सी रिकवरी और टेक्निकल पुल बैक आ रहा है, फाइटिंग स्पिरिट जगी है। कल क्यों बाजार टूट गया था उसका भी किसी के पास जवाब नहीं था। सुबह मैंने तो कुणाल परार थे, अभी भी है हमारे साथ। मैंने कल उनसे पूछा, मेरे को सर मेरे को नए कारण बताना, पुराना कारण मत बताना बाजार के टूटने का। तो उन्होंने फिर एक टेक्निकल वाली बात बताई कि आज ये कैंडल बन रही है और ऐसा कुछ हुआ, लेकिन उस समय कोई वैसा पॉइंट्स नहीं था। कुणाल परार जी सामने बैठे हैं और रुचित जैन भी थे शायद उसी समय जब हम ये बात कर रहे थे, है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि आज बाजार और कल के जो मार्केट की फाइटिंग स्पिरिट्स है ना, ये थोड़ी नोटिस हो रही है और इस जगह पर आके होनी भी चाहिए। तो बस इतना ही पॉइंट है, बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि जब तक आपका एक मेजर बड़ा प्लेयर एफआईज मार्केट्स में सेंटिमेंट, अच्छा क्या एफआई एक दिन में आ जाएगा, एक दिन के अंदर ऐसा कुछ चमत्कार हो जाएगा? नहीं। पहचान कैसी होगी? आपके टॉप 100 काउंटर्स में से कितने शेयर अभी 200 दिनों की एवरेज के नीचे हैं, अभी नोट कर लो। एग्जाम्पल बता रहा हूं, अभी नोट करो। उसके बाद अगले 3 दिन में उन 200 शेयरों में से कितने छटक के 200 दिनों की एवरेज के ऊपर गए। मेजॉरिटी ऑफ द शेयर, यानी कि धीरे धीरे करके शेयर अगर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि 200 दिनों के एवरेज के ऊपर आ रहे हैं, तो समझ लेना कि मार्केट्स में बॉटम बन रहा है। भले एफआईज की टैगिंग से बने या डीआईज की टैगिंग से बने, वो किसी से भी बने, उसको पहचानने का एक मात्र तरीका है। एक दिन में आप कभी नहीं जज कर पाओगे कि बहुत बाजार ठीक हो रहा है। इसको जज करने में भी 1000 पॉइंट चाहिए। ट्रस्ट मी, रुचित जैन भाई सामने बैठे हैं, इनके पास मेरे से कहीं ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये बात भी इससे एग्री करेंगे। 4000 पॉइंट तोड़े हैं हमने, 26,000 से हम 22,000 आए हैं। आपको 1000 पॉइंट तो सिर्फ फील करवाने के निकल जाएंगे कि अब आप उस चंगुल से निकल रहे हो बाहर। कोई भी आदमी बॉटम पे बिल्कुल फिट ही नहीं बोल सकता। बस आपने जो करना है, जो कर लिया, उसी को बताना है। अब मैं बोल भी दूं ना आपसे कि आप ये नए शेयर खरीद लो, तो सामने में से 10 लोगों में से 9 लोगों का जवाब आएगा कि सर पैसे नहीं है, जो पैसे थे वो लग चुके हैं। तो इसी के साथ चर्चा की करते हैं शुरुआत। कुणाल परार, रुचित जैन, दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल भाई, अगर हमने कुछ गलत बोला हो, मैं डीलिंग रूम से निकला हुआ आदमी हूँ, आज भी मैं डीलिंग रूम वगैरह जाता रहता हूँ, कभी मेरे को मौका लगता है। आप ये सोचो कि शरीर तो टीवी में है, लेकिन आत्मा अभी भी ब्रोकिंग हाउस में ही रहती है। तो जरा आप बताइए, अगर हमने कुछ गलत बोला है तो बताइए। डिम्पी जी, गलत बोलने वाली बात नहीं है। आपने जो कहा आपके एक्सपीरियंस से कहा, और एक्सपीरियंस मैटर करता है। वो एक डायलॉग आपने सुना होगा कि एक्सपीरियंस जाता नहीं, एक्सपीरियंस लाता है। वो जो बोल रहे हो आप, वो अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हो, और मैं सलाम करता हूँ आपके एक्सपीरियंस को भी। और मैं भी कहीं ना कहीं आपने जो बोला है, एक पॉइंट रखा है कि पुराने कारण छोड़िए, नए कारण बताइए कि मार्केट गिरने की अब क्या वजह है। सो एक सेंटिमेंट फिलहाल नेगेटिव हो रखा है। एफआईआई लगातार इंडियन मार्केट में से नीचे, इंडियन मार्केट में से निकल रही है। इतना ही नहीं है डिम्पी जी, एक और सवाल यहाँ पे ये है कि कल 4,500 करोड़ का सेलिंग किया था एफआईआई ने, उसके सामने डीआईआई ने 8,500 करोड़ का बाइंग किया था। यानी कहीं ना कहीं वो सेटअप हो रहा था, लेकिन फिर भी कल मार्केट गिरा। तो कहीं ना कहीं एफआईआई निकलना एक बहुत बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। और जैसा आपने कहा कि अगर ये आते हैं तो एक दिन में नहीं आएंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली आएंगे। और आई थिंक एफआईआई भी वेट कर रहे हैं कि कब गवर्नमेंट आके प्रोएक्टिव स्टेप ले, जो उनके टैक्स को लेके जितने भी इश्यूज हैं, सारे के सारे इश्यूज को सॉल्व करके। ये नज़रिया इंडेक्स लेवल पर कुणाल परार की लाइन फ्रीज हो चुकी है, फिर एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक रुचित, आप अपने क्लोजिंग ट्रेड्स बता दीजिए। गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्कार। 2 स्टॉक्स है खरीदारी की साइड है, और एक थीम हम आज देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो गिरावट आई है पिछले कुछ दिनों में, तो गिरते हुए क्रूड ऑयल प्राइसेस पे जिस कंपनीज को बेनिफिट होता है, आई थिंक वो स्टॉक्स में आज काफी अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है। तो जिनमें से मेरी पहली पिक है इंडिगो में,
जहाँ पे हम एक फॉलिंग मार्केट में भी एक अच्छा कंसोलिडेशन हमने ये स्टॉक में देखा था, और अब ये आज ये स्टॉक ने अपने फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया, वो भी काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। सो हमें लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। वो 4,480 के नीचे स्टॉप लॉस रख के इंडिगो में खरीदारी करने की सलाह है, 4,800 के अराउंड के टारगेट के लिए। और ओएमसीज को भी डेफिनेटली एक अच्छा बेनिफिशियरी रहेगा ये फॉलिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस का, इसीलिए हम देख रहे हैं सारे ओएमसीज में एक काफी अच्छी बाइंग लोअर लेवल से आई हुई है। ऑलरेडी काफी करेक्टेड स्टॉक्स है, ओवरसोल्ड जोन में उनके आरएसआई सेटअप्स है, और फॉलिंग क्रूड ऑयल एक आई थिंक एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है कि जिसके कारण एक पुल बैक मूव एक्सपेक्ट की जा सकती है। एचपीसीएल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है विद इन तीनों ओएमसीज में, तो एचपीसीएल में यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 304 के स्टॉप लॉस रख के 335 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। पर खरीदारी की राय 335 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, 304 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। और एविएशन सेक्टर से इंटरग्लोब एविएशन पर 4,800 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। 4,480 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। तो ये दो कॉल्स जो रुचित ने हमें दिए हैं। कुणाल, आपके क्लोजिंग कॉल्स कौन से होंगे? दो कॉल है, एक खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी और एक शॉर्ट साइड का है। सबसे पहले खरीदारी वाले स्टॉक की बात कर लेते हैं। कोल इंडिया जो 365 पे है, पिछले 2 दिन का अगर लो देखे तो 352 का लो है, उस लो के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। टारगेट की बात कर लेते हैं, 375 का पहला टारगेट है, एंड 375 जैसे ही ब्रेक होता है आपको वन वे रैली में 391 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो कोल इंडिया यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। और सामने बजाज फिनसर्व जो 1805 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, बजाज फिनसर्व का जो फ्यूचर है वो शॉर्ट करके चलने की सलाह है। ऊपरी लेवल पर 1855 का जो है वो एक ऐसे ला रहा है। एंड डाउन साइड की अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो 1760 का पहला टारगेट है, एंड जैसे वो ब्रेक होता है आपको 1690 का दूसरा टारगेट भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बजाज फिनसर्व यहाँ पे आपको शॉर्ट करके चलना है और कोल इंडिया यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। फ्यूचर्स पर 1760 से 1690 तक के लेवल्स नज़र आ सकते हैं। और इसके अलावा कुणाल परार ने दो कॉल्स दिए हैं। कोल इंडिया यहाँ पर खरीदारी की राय 375 से 391 तक के लेवल्स नज़र आ सकते हैं। तो कोल इंडिया पर खरीदारी की राय और बजाज फिनसर्व के फ्यूचर्स को बेचने की राय। तो दो कॉल्स यहाँ पर आते हुए, लेकिन इस बीच ऑटो सेक्टर पर ही राय ले लेते हैं। काफ़ी गिरावट इस सेक्टर में दिखी है। बजाज ऑटो 4.5% से ज़्यादा की कमजोरी, हीरो मोटोकॉर्प में भी 3% से ज़्यादा की गिरावट दिखी है। रुचित, क्या राय होगी इन दोनों ही ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स पर? ये अक्टूबर महीने से जो हमने मार्केट्स में मंदी देखी है उसमें ऑटो स्पेस वन ऑफ द सेक्टर रहा है कि जहाँ पे सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से। तो जब मार्केट ओवरऑल इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा है, इंडेक्स गिर भी नहीं रहा है इतना, बट फिर भी ये स्टॉक्स में काफी शार्प सेलिंग है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। सो हमें लग रहा है कि कोई बॉटम फिशिंग फिलहाल नहीं करनी चाहिए। इन स्टॉक्स का शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, और जब तक कोई रिवर्सल के साइंस या अच्छे वॉल्यूम बेस्ड बाइंग ये स्टॉक में नहीं दिखती है तब तक ब्रॉडर मार्केट्स को ये थोड़ा अंडर परफॉर्म शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट्स के अंदर कोशिश तो हो रही थी। आज मार्केट के अंदर थोड़ा स्विंग आ रहा है बार बार निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी की जो बढ़त है वो थोड़ी सी रुकी हुई है, बट निफ्टी अटेम्प्ट ले रहा है। देखो, अब हमको भी ना और आपको भी इतनी ज़्यादा ईगरनेस है कि थोड़ा बाजार चले। हम ना 5-5 पॉइंट्स को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, सबकी निगाहें लगी हुई हैं। जैसे होता है ना, एक क्लाइमैक्स का सीन होता है मूवी में, अब क्या होगा अब क्या होगा वाला, कुछ वैसे वाला स्क्रीन पे सबके आगे लगे हुए हैं। और सब लोग किस दिन 100 से 200 पॉइंट निफ्टी चल जाएगा ना, कहीं मेरे को तो कहीं डाउट है कि जश्न वशन ना मनने लग जाए मार्केट के अंदर, क्योंकि इतना ज़्यादा पेसिमिज्म है कि हर 10-20 पॉइंट पे भी हम रिएक्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, गेस्ट बता रहा है, हम पूछ रहे हैं, है ना, और आप भी फील कर रहे हो उस चीज़ को। तो मेरा थोड़ा सा मानना है कि इससे हमको थोड़ा उभरना पड़ेगा, नहीं तो आपको ना ये बहुत कमज़ोर कर देगा मार्केट के अंदर, और आप बड़ा पैसा बनाने से भी चूक सकेंगे। क्योंकि मार्केट के अंदर अब की बार अगर तेज़ी आई तो बहुत ज़ोर से और बहुत बड़ी भी आ सकती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल 2 हिस्से से होगा। पहला एफआईज आएगा और अच्छी वैल्यूएशन पे आएगा तो ड्रैग मारता जाएगा, अगर आया तो स्टार मार्क अगर आया तो, और अगर नहीं भी आता तो एक हिस्सा हमेशा मार्केट के पास अब खड़ा है। एफआईज नहीं आएगा तो कोई भी आए, वो एक हिस्सा खड़ा है मार्केट का, डेट इज़ कॉल्ड लोअर द वैल्यूएशंस। अब वो पीक नहीं है। अब आप दूसरे देशों के सामने खड़े होकर ये बता सकते हो कि हमारा बाज़ार भी लाइट है, हम भी सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली इकॉनमी में से एक है, आप हमारे यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हो।
आज से 6 महीने पहले समय आप कतराते थे क्योंकि आप थोड़े चले हुए थे। तो अब ये है, अब आए नहीं आए वो एक अलग मामला है, लेकिन आए तो बहुत अच्छे लेवल पे मार्केट्स के अंदर आएंगे। आई होप इसके लिए रुचित हमको अच्छे से बता पाएंगे। रुचित, ये बात तो ठीक है ना, अभी वैल्यूएशन की चिंता नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ FIs DIs का भी कॉकटेल बन के भी रहेगा ना, तब भी ड्रैगिंग बहुत अच्छे से हो सकती है। 26,000 करोड़ तो हमारा ही है, 3 लाख करोड़ रुपए वो लेके गए हैं, 26,000 करोड़ तो हर महीने हम ही डाल रहे हैं। एक्चुअली में जितना पैसा वो लेके गए उतना पैसा तो एक साल में हमारा SIP आ रहा है। तो उनका पैसा रुक जाए और हमारा SIP चालू रहे, तब भी बाजार बॉटम बना देगा। डिम्पी जी, जैसे हमने देखा है कि ये पिछले 1.5 साल से, आई थिंक 1.5 से 2 साल से जो कंसिस्टेंटली रिटेल का फ्लोज आया है हमारे मार्केट्स में, वो एक लॉन्गर टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टेबल, हमारे मार्केट्स में स्टेबिलिटी के लिए मैं कहूँगा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में जो FIs की सेलिंग थोड़ी ज्यादा एग्रेसिव रही है और इसीलिए हमने ऐसे प्राइस वाइज करेक्शंस हमारे मार्केट्स में देखे हैं। बट उनकी सेलिंग कहीं ना कहीं जो कंसर्न था ज्यादा वैल्यूएशन, हाई वैल्यूएशंस को लेके, वो कहीं ना कहीं अब थोड़े कम होने चाहिए। क्योंकि अगर आप ग्लोबली अगर ग्रोथ वाइज भी देखेंगे तो इंडिया जैसी ग्रोथ दूसरे किसी कंट्री में नहीं है अभी, नहीं तो जो वैल्यूएशंस भी अभी रीजनेबल हुए हैं। सो आई थिंक ये समझ के उनकी सेलिंग यहाँ पे एटलीस्ट कम होनी चाहिए। और अगर उनकी सेलिंग थोड़ी सी कम भी होती है, मैंने कहूंगा कि उनको बायर्स, नेट बायर्स बहुत एग्रेसिव अचानक से टर्न हो गए, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस रहता है। बट लेकिन एटलीस्ट जब उनकी सेलिंग अभी कम होगी और नो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस या रिटेल का जो SIP के थ्रू फ्लोज आ रहा है उनकी बाइंग कंटिन्यू रहेगी, सो आई थिंक वो मार्केट्स को काफी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब एक काम और करते हैं आपके सामने, एक ऑटो स्टॉक्स को लेकर हम एक लिंक ले लेते हैं। स्नेही हमारे साथ जुड़ रही हैं ताकि ऑटो शेयरों में आज ज़ोरदार गिरावट क्यों आई है इसको लेकर उनसे बातचीत करते हैं। और एक SBI की भी खबर है हमारे पास, तो एक काम करते हैं, पहले SBI वाली खबर ले लेते हैं, फिर बाद में स्नेही जुड़ जाएंगे तो ऑटो वाली खबर भी देंगे। SBI में आज एक अच्छी तेज़ी आई, शेयर आज 3% ऊपर है। एक हाउस ने भी इसके बारे में स्टडी की हुई है। रविंदर मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपको बताने के लिए उस रिपोर्ट में क्या लिखा, क्या बात हुई है और आज क्यों 3% ऊपर है SBI। बताइए सर रविंदर जी। SBI का स्टॉक फोकस में है, जहाँ पर सिटी ने जो है स्टॉक को डबल अपग्रेड किया है बाय रेटिंग पर, जो उन्होंने पहले सेल रेटिंग दी थी, और टारगेट प्राइस जो 720 से बढ़ाकर 830 पर रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि बैंक खर्च कम करने और मुनाफा बढ़ाने के लिए कई नए कदम उठा रही है। और कंपनी का जो 28% लोन जो है वो EBLR से जुड़ा हुआ है, और MCLR हाइक रीप्राइसिंग जो है वो बैंक के निम्स को प्रोटेक्ट करेगा। सिटी का मानना है कि आने वाले समय में बैंक में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जो बैक रहेगी एक्सप्रेस क्रेडिट ट्रैक्शन, रोबस्ट कॉर्पोरेट पाइपलाइन, एक्सेलरेटेड HL रोल आउट एक्सेट्रा। उनका कहना है कि जो अनसिक्योर्ड लोन है घटने से जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें कमी देखने को मिल सकती है, और रिस्क रूल चेंजेस से NBFC का जो लेंडिंग है वो इम्प्रूव करेगा। कैपिटल एडिक्वेंसी 25 से 30 बेसिस पॉइंट पर, जो ईज करेगा SBI के फ्रेश इक्विटी रेजिंग को नियर टर्म में। और लास्ट में उनका कहना है कि जो वैल्यूएशन है बैंक का वो इनएक्सपेंसिव है, और बैंक का जो बुक वैल्यू है वो 0.85 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है, जबकि बैंक का जो ROA है वो 1% पर है और ROE जो है 15% पर ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें स्टॉक परफॉर्मेंस की, तो स्टॉक जो है 2024 के हाई से 20% गिर चुका है। अगर बात करें लास्ट 2 सेशन से, तो लास्ट 2 सेशंस में भी बैंक में जो स्टॉक में जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, और 80% एनालिस्ट ने जो है इस स्टॉक पर बाय रेटिंग दी है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट्स का पूरा सार आपके सामने रविंदर ने रख दिया। ग्राफिक्स के जरिए आप लिख भी पढ़ भी रहे होंगे और साथ ही रविंदर को सुन भी रहे होंगे। एक काम करते हैं, जरा कुणाल परार से SBI चेक करवा लेते हैं। कुणाल, आज काफ़ी दिनों के बाद सरकारी और गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट बैंक्स भी और कुछ निजी बैंक भी एक साथ चले, नहीं तो टिपिकल डाइवर्जेंस रहता ही था, है ना। और SBI के अंदर भी आज अच्छा मूव है, आज सुबह से आप देखो तो बढ़िया से मूव है और अब होल्ड भी कर रहा है इन स्पाइट ऑफ दिस कि बैंक निफ्टी उतना स्पार्क नहीं दिखा रहा। आपका SBI पे टेक क्या है? डिम्पी जी 716 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और यहाँ से एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हैमर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन बनाया था, तो उसके बेस पे फॉलोअप मोमेंटम हमें देखने को मिल चुकी है। अगर मैं हाली चार्ट की बात करूँ तो हाली चार्ट पे 50 MA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो एक बहुत ही बड़ा इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 717 718 का एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन लेवल था और आज के दिन में हाई भी लग गया है 718 का। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक बार खरीदारी करके चलना चाहिए। लोअर लेवल में 690 का एक एसएल है जो आज के ही डे का लो है, तो 690 के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है।
फिलहाल स्टॉक आपको 715 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। टारगेट की बात कर लेते हैं, 735 का पहला टारगेट है और 735 जैसे ही क्रॉस होता है आपको 765 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 690 का ऐसे हमें यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो अगर 690 ब्रेक होता है तो वापस आपको नीचे में 640 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। तो फिलहाल जो इंडिकेशन मिला है अर्ली चार्ट के ऊपर 50 MA के ऊपर, वो बुलिश साइड का है। 690 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। और एक और चीज़ है, मार्केट्स में फिर से वही हो रहा है, जाते जाते करके डैमेज करता हुआ जा रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी करीब 150 पॉइंट तक ऊपर आ गया था, कोशिश तो कर रहा था और तेज़ हो जाए, बट बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके थोड़ा नीचे की तरफ भी गया है। ठीक है, धर्मेश शाह इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, नए मेहमान हैं हमारे, अब क्लोजिंग में हमारा साथ देंगे 3:30 बजे तक। धर्मेश भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ओवरऑल मार्केट्स पे आपकी रीडिंग क्या है, एक बार जरा आप बता दीजिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून डीपी जी। डेफिनेट आई थिंक सो मार्केट कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2-3 दिन में हमने देखा काफी सेल ऑफ आफ्टर ब्रीचिंग द मेजर सपोर्ट ऑफ 22,300 22,400। हमें लग रहा है कहीं ना कहीं या जो ओवरनाइट जो डेवलपमेंट हुआ है, टैरिफ का हाइक हुई चाइना मैक्सिको ये सब पे 25%, आई थिंक सो दैट इज समथिंग इज ओ ठीक है सर, आपको ना हम अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाए, उसमें हुए थे कनेक्ट आप, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा इंटरनेट की वजह से वापस हम आपको कनेक्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन ना सर मैं आपसे वापस पूछ लूँगा, तो आप बता दीजिएगा ओवरऑल मार्केट्स पे आपके भी कैलकुलेशंस क्या हैं। एक काम करते हैं, रुचित जैन से, उनके कुछ BTST वगैरह कोई ट्रेड है तो उन्होंने जो आइडेंटिफाई कर रखे हैं तो पहले वो भी समझ लेते हैं। रुचित, आपकी तरफ से कोई सौदा है मार्केट में बताने के लिए? एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों में देखे तो कुछ सिलेक्टिव NBFCs कर रहा है। भले फॉलिंग मार्केट में भी ये स्टॉक्स ने अभी हाई टॉप हाई बॉटम बनाना शुरू किया है, और जैसे हम देखते हैं कि जब भी ऐसे करेक्टिव फेज में कोई स्टॉक अगर ऐसे है जो नहीं गिर रहा है, तो आई थिंक वो आउट परफॉर्मेंस काफी स्ट्रेंथ का साइन है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट इनमें से एक स्टॉक है कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर आप पूरे फरवरी महीने में देखेंगे, पिछले एक महीने में जहाँ पे ब्रॉडर मार्केट्स में इतना करेक्शन रहा है, ये स्टॉक अपने पिछले 1-1.5 महीने का हाइस पे ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे BTST के तरीके से भी सलाह दूंगा, और शॉर्ट टर्म के नजरिए से भी ये स्टॉक काफी पॉजिटिव लग रहा है। अभी फिलहाल BTST की बात करें तो BTST के लिए 1425 के नीचे स्टॉप लॉस तक ये स्टॉक में खरीदारी करके जा सकते हैं, 1490 से 1500 के टारगेट रेंज के लिए। बिल्कुल, तो ये नजरिया चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर। लेकिन इस बीच रेटिंग डाउनग्रेड के बाद जेंसॉल इंजीनियरिंग में 20% का लोअर सर्किट आज के सत्र में लग चुका है। पूरी डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताएं किस तरह का रेटिंग डाउनग्रेड दिखा है और कंपनी पर किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा। जी बिल्कुल, जेंसॉल इंजीनियरिंग पे नज़र रखिएगा। केयर रेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है बैंकिंग फैसिलिटीज़ को, और उसको अब डिफ़ॉल्ट स्टेटस का जो है दर्जा दिया गया है। लॉन्ग टर्म बैंकिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो लगभग 640 करोड़ रुपए का जो है डाउनग्रेड आया है, अब ये डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। बात करें तो इसका पहला जो था वैल्यू ये केयर BB+ था और स्टेबल रेटिंग था। और वही शॉर्ट टर्म बैंकिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे भी जो है लगभग डाउनग्रेड आया है 76 करोड़ का टोटल फैसिलिटीज़ का, इसको भी डिफ़ॉल्ट रेटिंग आया है। और पहले जो था इनका केयर BB+ स्टेबल था, यानी कि दोनों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज़ दोनों ही को जो है डिफ़ॉल्ट रेटिंग दिया गया है। इसका रैशनल बता देते हैं। जो ऑनगोइंग डिलेज देखने मिल रही थी, जिस तरह डेट की सर्विसिंग को देखने मिल रही थी, और ये जो फीडबैक है ये लेंडर से आया है। कंपनी की बात करें तो इनकी जो EV बिजनेस की इन्वेस्टमेंट्स है, यहाँ पे भी थोड़े सवाल उठ रहे हैं, खास करके उनके बैलेंस शीट पे जहाँ पे प्रेशर आ रहा है। अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर्स वेल्थ की, तो ऑल टाइम हाई से 70% से ज़्यादा का इन्वेस्टर वेल्थ इरोड हो गया है। और 1 मंथ बेसिस पे बात करें तो स्टॉक 42% गिरा, और पिछले 5 दिन से हैवी सेलिंग मार्केट में आ रही है, जहां पे लगभग स्टॉक 27% गिर गया है। बिल्कुल, तो भारी गिरावट जेंसॉल इंजीनियरिंग में रेटिंग डाउनग्रेड के बाद आज के सत्र में दिखी है। लेकिन इस बीच और एक स्टॉक पर नजर डालेंगे, प्राज इंडस्ट्रीज। करीब 3 से 3.5% की तेजी यहां पर दिखी है, और कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है जिनका कहना है कि मैनेजमेंट ने बयान दिया है कि इथेनॉल प्लांट इन्वेस्टमेंट अमेरिका में बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की नई पॉलिसी के चलते, और कंपनी को नए ऑर्डर्स मिलेंगे अमेरिका से इथेनॉल प्लांट
मैन्युफैक्चरिंग के लिए पॉजिटिव होगा कंपनी के लिए, और इसी के चलते प्राज इंडस्ट्रीज 4% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ यहाँ पर कारोबार दिखा है। कुणाल, क्या राय होगी इस स्टॉक पर? वेल 496 के अराउंड स्टॉक है। आज के दिन में बुलिश एंगल्स इंफॉर्मेशन ये स्टॉक बना रहा है एंड आज के दिन में कंफर्मेशन आना बहुत जरूरी है। रिसेंट लेवल पे ही कल स्टॉक क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग का हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा, और कल के दिन में अगर ये 508 के ऊपर ट्रेड करता है तो लाइकली चांसेस है कि 568 और 568 जैसे ही ब्रेक होगा आपको 640 तक के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। तो मोमेंटम बहुत ही बढ़िया है, लेकिन प्रेजेंट लेवल पे क्लोजिंग आना बहुत जरूरी है। तो मैं आज के दिन के लिए वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह दूंगा। कल के दिन में अगर 508 ब्रेक होगा तभी हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। नजरिया प्राज इंडस्ट्रीज पर 4% की शानदार तेजी, टैरिफ वॉर के चलते कंपनी एक बेनिफिशियरी हो सकती है, जिसके चलते यहाँ पर कंपनी को नए ऑर्डर इनफ्लोज भी आते हुए नजर आएंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अब जरा शेयर्स के। अच्छा, एक और इन बिटवीन आपको बता देता हूँ, बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। आज की क्लोजिंग अच्छी मिल जानी चाहिए। 48,300 के आसपास क्लोज करता तो बहुत ही अच्छा होता, बट फिर भी 48,200 भी मिल जाए तो माना जाएगा। निफ्टी ने अच्छा रिकवर किया है, अब सिर्फ 20 ही पॉइंट रह गए, और भी रिकवरी हो जाए, हरे निशान में बंद हो जाए तो एक सिंबॉलिक मीनिंग हो जाता है कि देखो हरे निशान में बंद हुआ, नहीं तो आपके आज की काउंटिंग हो जाएगी कि 11वां दिन भी मार्केट कैसे हुआ है। ठीक है, चलिए आते हैं आगे, और कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने और रखता हूँ। आज जहाँ पे लॉन्ग बन रहा है ज़रा वो आपको दिखा देता हूँ मैं। बंधन बैंक मेरे को कई दिनों से मेरी आंखों में दिख रहा है, बंधन, एयू और आरबीएल। रुचित भाई एक बार ज़रा बंधन, एयू, आरबीएल, आपको टाइम चाहिए तो आप भले टाइम ले लो, इन तीनों शेयर्स को ना चेक कर लो इनका स्ट्रक्चर, और इन तीनों में से किसको एवरेज करना है वो बताना। आपको टाइम चाहिए तो टाइम ले लो भले आप, मैं आपके पास आता हूँ वापस से, आप देख लो पहले इन तीनों शख्स को देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शंस पे खड़े हैं ये, आरबीएल, एयू और बंधन। ठीक है, कुणाल परार इन बिटवीन आपसे। बीएचईएल में आज अच्छा मूव आ रहा है, प्राइस भी है, पीछे वॉल्यूम बैक्ड है, थोड़ा और चल सकता है। बीएचईएल कल बहुत ही बढ़िया सी मोमेंटम आज के दिन में देखने को मिली है। इतना ही नहीं, स्टॉक ने एक अच्छा खासा सपोर्ट भी लिया हुआ है वीकली चार्ट पे, 175 176 के अराउंड वीकली चार्ट पे जो सपोर्ट आ रहा है, उसके बाद 192 तक का लेवल अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है, क्योंकि आप आली चार्ट में भी देखिए तो 50 MA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जो ऐसे मेंटेन करके चलेंगे डीपीजी वो रहेगा 186 का। फिलहाल स्टॉक 193 के अराउंड है। टारगेट की बात कर लेते हैं, 202 का पहला टारगेट है एंड वो जैसे ही ब्रेक होगा 215 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पॉइंट्स प्रोड्यूसर स्टैंपिंग लगाते रहिए, है ना, लिखतम और वक्तम दोनों काम होना चाहिए। फिलहाल अभी 200 प्लस तक का टारगेट है, होल्ड करके रखो, इस पर होल्ड की स्टैंप लगाओ, और जिस पे लेवल्स आपको अच्छे से सुनाई दे रहे हैं वो बकायदा लिख भी दिया करो लेवल्स। थोड़ा मेहनत का काम होगा बट सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप इस पे होल्ड की स्टैंप लगाओ। रुचित भाई आपने देख लिए होंगे तीनों बैंक, एयू, बंधन और आरबीएल, इन तीनों में से किसका स्ट्रक्चर ज़्यादा ठीक है एवरेज करने के लिए? देखिए, वैसे तो तीनों स्टॉक एक बहुत बड़े अंडर परफॉर्मर रहे विद इन द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, बट अगर कोई स्टॉक अगर मार्केट के साथ साथ या बैंकिंग स्पेस के साथ थोड़ा पुल बैक मूव के साइंस दिखा रहा है तो वो बंधन बैंक है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे आरएसआई का ऑसिलेटर ने एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया, और प्राइस वाइज भी स्टॉक में जहाँ पे नया लो बनाया, आरएसआई ने हायर लो बनाया, सो उसको हम टेक्निकल एनालिसिस में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। सो आई थिंक तीनों में से कोई सिलेक्ट करना हो तो बंधन बैंक को सिलेक्ट करना होगा, जो इन रिलेटिवली इन तीनों में ज्यादा थोड़ा आउट परफॉर्मेंस बता सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के आपने इन तीनों में से जो मोहर लगाई है वो बंधन बैंक में लगाई है फॉर एवरेजिंग, तो इस पर बाय और होल्ड दोनों के एवरेज की स्टैंप लगाओ। एक पहले लगाओ बाय की जिनको एवरेज करना है, और जिनके पास है एवरेज भले करने के पैसे नहीं है तो होल्ड भी करो आप, तो होल्ड और बाय दोनों के स्टैंप आगे पीछे करके लगाओ। तो इन तीनों में से बंधन बैंक छट के आ गया आपके सामने। मार्केट्स के अंदर वापस लौटते हैं तो थोड़ा स्विंग बन रहा है, पर देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है मार्केट को हर निशान तक में आने। गेन तो बहुत दूर की बात है, अपने लॉस को ख़त्म करने के लिए भी पूरा दिन निकल गया। आज निफ्टी इसी रेंज में रह गया और बैंक निफ्टी भी इसी ही रेंज में रह गया। ऑटो स्टॉक्स के अंदर आज गिरावट आई है, इसके पीछे की वजह क्या है बताने के लिए मेरी सहयोगी स्नेही मेरे साथ जुड़ रही है।
स्नेही बताएं, ऑटो स्टॉक्स के अंदर आज प्रेशर क्यों है? जी बिल्कुल, ऑटो स्टॉक्स के बारे में बात करें तो इस सेगमेंट में बहुत गिरावट देखने को मिली है। हम पहले कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। बजाज ऑटो और हीरो मोटो 1 साल से निचले स्तर पर है। बजाज ऑटो निफ्टी का टॉप लूज़र है आज और उसमें 5% करीबन का एक कट आ रहा है आज। हीरो मोटो करीब 4% फिसला है, वो भी 3500 के नीचे आया है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में भी करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिली है और ऑटो के साथ ऑटो एंसिलरी के शेयर्स में भी बहुत गिरावट देखने को मिली है आज के ट्रेड में। आइए समझते हैं ये गिरावट क्यों हुई है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और बात करें फरवरी ऑटो सेल्स की, तो फरवरी में ट्रैक्टर को छोड़ के सभी सेगमेंट में बिक्री कमज़ोर दिखी है। 2 व्हीलर और आयशर आरी मतलब जो कि उनका रॉयल एनफील्ड है, उसे छोड़कर ज़्यादा बिक्री कमज़ोर रही है। हीरो मोटो और बजाज ऑटो की बिक्री भी स्ट्रीट के अनुमान से कमज़ोर रही है फरवरी में और कीमतों में बढ़ोतरी और ऑटो सेक्टर के डिमांड पर असर भी पड़ा है प्राइस हाइक्स का, जो कि काफ़ी कंपनियां ने अंडरटेक की है। और अगर पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में बात करें तो वहां पर भी स्ट्रीट का आउटलुक काफ़ी कमज़ोर रहा है और 1 या 2% की ही मात्र इस प्रतिशत की हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं पैसेंजर व्हीकल्स में। अगर फरवरी में कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में बात करें तो इस सेगमेंट में भी बिक्री में 5% की ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिली है। और अभी जो समय चल रहा है होलिका दहन के पहले का समय, मार्केट में लार्जली इसको अशुभ मानते हैं नया वाहन खरीदने से पहले, तो शायद उसके दाम पर भी थोड़ा सा स्लोडाउन हमें मार्केट में दिख रहा है। पर जी हाँ, इन सभी कारणों की वजह से ऑटो सेक्टर आज दबाव में है। ठीक है, ये कुछ एक कारण है और इन कारणों की वजह एक एक करके आपको स्नेही ने बता दी। स्नेही शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारी इन्फॉर्मेशन को क्लब इन करने के और अच्छे से बताने के लिए भी। आगे बढ़ें, ऑटोज़ के अंदर एक काउंटर चेक करवा लें। कुणाल परार, आप चेक करोगे, आपके पास पूरी फ्रीडम है, चाहे 2 व्हीलर जाओ, चाहे 4 व्हीलर जाओ, बस जाओ, कैसा भी जाओ। आपके पास कोई एक अच्छा शेयर है जिसमें आपका कन्विक्शन हाई है, सिर्फ नाम बता दो। लें नहीं लें वो पैसे के ऊपर डिपेंड करता है, बट पता तो होना चाहिए ना कौन सा अच्छा है। वेल डिम्पी जी, आप देखिए थ्रू आउट द डे आज मैं ऑटो सेक्टर को ही चेक कर रहा था। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लेलैंड, मारुति, सब कहीं ना कहीं जो गिरावट अभी हमें देखने को मिली है वो गिरावट हो सकता है कि और भी यहाँ से कंटिन्यू रहती हुई देखने को मिल सकती है। सो मेरा मानना है कि टाइमिंग के लिए ऑटो को यहाँ पे अवॉइड करके चलने की सलाह रहेगी। एंड कल के दिन की बात करें तो कल भी हमने बजाज ऑटो पे एक पुट खरीदारी करके चलने की सलाह दी थी और आज 4 से 5% डाउनसाइड की मोमेंटम है बजाज ऑटो में। सो टिप्पी जी, मैं कहूंगा कि टाइमिंग के लिए ऑटो सेक्टर को हमें अवॉइड ही करना चाहिए जब तक कोई स्टेबल मोमेंटम नहीं आती है तब तक, क्योंकि यहाँ से जिस हिसाब से रिवर्सल देखने को मिला है, यहाँ से फर्दर गिरावट भी जितने भी स्टॉक का हमने नाम लिया है उन सब में देखने को मिल सकती है। सो कोई खरीदारी करके चलने की सलाह यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। प्लस ऐसा नहीं है कि अगर खरीदारी करने के चलने का मौका नहीं है मतलब यहाँ से गिर सकता है तो यहाँ पे शॉर्ट भी ढूंढा जाए, क्योंकि आप देखिए जितने भी स्टॉक है ऑन एन एवरेज 2 to 3% की डाउनसाइड की मोमेंटम है, यानी वॉलेटिलिटी ज्यादा है, यानी कि आपको शॉर्ट साइड के लिए भी प्रॉपर एसेट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना है कि फिलहाल के लिए इसको अवॉइड करें, वही बेहतर रहेगा। अवॉइड करने की सलाह ऑटो सेक्टर पर। और याद रखें निफ्टी ऑटो इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है आज के सत्र में। लेकिन आगे बढ़ते हैं, 3 बज चुके हैं, मार्केट्स एट 3 हमारे खास सेगमेंट का समय हो चुका है और मेरे सहयोगी आनंद शुक्ला अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, बताएं कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आज खबरों के दम पर एक्शन दिखा है? जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की। उनकी जो यूके की सब्सिडियरी है MLL ग्लोबल नाम से, इस सब्सिडियरी को कंपनी ने बंद करने का फैसला लिया है, जिसके चलते शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहा है। इसके अलावा बात करें जियो फाइनेंशियल की, तो जियो फाइनेंशियल ने जियो पेमेंट बैंक में 7.9 करोड़ शेयर खरीदने की मंजूरी दी है। और आपको बता दें कि ये जो जियो पेमेंट बैंक है वो जियो फाइनेंशियल और SBI की JV है और ये जो शेयरों की खरीदारी होगी वो 105 करोड़ में होगी, जिसके चलते शेयर में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। जाइडस लाइफ भी फोकस में है, जहां पर उन्होंने बताया कि वो टाइफाइड की वैक्सीन डेवलप करेगी और ये जो टाइफाइड की वैक्सीन वो डेवलप करने वाले हैं वो गेट्स फाउंडेशन के साथ
मिलकर डेवलप करेंगे, जिसके चलते शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहा है। CLSA की एक रिपोर्ट आई वरुण बेवरेजेस पर, जहां पर उन्होंने भरोसा जताया है और आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। साथ ही साथ लक्ष्य दिया है 770 रुपये पर शेयर का, जिसके चलते शेयर में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अंत में बात करें SBI की, तो SBI पर भी सिटी की एक रिपोर्ट आई है जहां पर उन्होंने रेटिंग डबल अपग्रेड की है, सेल से बढ़ाकर बाई की रेटिंग दी है और जो लक्ष्य है वो 720 रुपये पर शेयर से बढ़ाकर 830 रुपये पर शेयर कर दिया है, जिसके चलते शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये थे वो शेयर जिनमें खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है। खबरों के दम पर कई सारे स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखा है। आनंद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसमें से SBI स्टॉक पर नजर डालेंगे। सिटी की रिपोर्ट के बारे में आनंद ने चर्चा की और इसी के दम पर स्टॉक में आज अच्छा खासा एक्शन भी दिखा है। डबल अपग्रेड यहां पर सिटी ने किया है, जहां पर सेल की रेटिंग थी उसे अपग्रेड कर अब खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य 720 से बढ़ाकर 830 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। 3% की तेजी इस स्टॉक पर। कुणाल, क्या राय होगी SBI पर? SBI जिस हिसाब से फिलहाल ट्रेड कर रहा है और जो मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, उसके बेस पे एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी एंड 690 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया टारगेट देखने को मिल सकता है। 735 पहला टारगेट है एंड अगर वो ब्रेक होता है तो 765 के भी टारगेट SBI हमें यहाँ पे दिखा सकता है। फाइनेंशियल में ब्लॉक डील के चलते यहाँ पर भी करीब 3% की तेज़ी दिखी है। शो के शुरुआती टाइम में हमने डिम्पी ने भी इसके बारे में चर्चा की थी। जियो फाइनेंशियल, जहाँ पर कंपनी और सब्सिडरी की JV है जियो पेमेंट बैंक, उन्होंने करीब 8 करोड़ शेयर खरीदे हैं और इसी डील के चलते स्टॉक में भी 3% से ज़्यादा की तेज़ी। रुचित, जियो फाइनेंशियल 207 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ, टेक्निकल्स पर क्या राय होगी? नियर टर्म ट्रेंड तो स्टॉक का अभी भी खराब है। जस्ट ओवरसोल्ड रीडिंग्स है, काफी करेक्शन शार्पली आया है रिसेंटली। 330 से 200 तक का मूव बिना कोई डिसेंट पुलबैक में हुआ, इसीलिए पुलबैक मूव हो सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये लास्ट 1-1.5 महीने में जो भी छोटे मोटे पुलबैक मूव्स रहा है, स्टॉक अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी सरपास नहीं कर पा रहा है और वो 20 DM में फिलहाल है 227-228 के आसपास। सो आई थिंक एक पुलबैक एक्सपेक्ट की जा सकती है, बट रिवर्सल के साइंस अब तक स्टॉक में है नहीं। साइंस स्टॉक में नहीं है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर ये नजरिया। एक छोटे पर नजर डालेंगे। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म कंपनी स्विगी और जोमैटो, दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में देखने को मिली है। स्विगी की बात करें तो 7% की तेजी यहाँ पर, वही जोमैटो 227 के आसपास 2.5% की तेजी के साथ यहाँ पर भी कारोबार दिखा है। क्या है इसके पीछे की वजह, कौन से फैक्टर्स है जिसके चलते ये तेजी दिखी है? स्नेही अब हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्नेही, बताएं कौन से फैक्टर्स है जिसके चलते शानदार तेजी इन दोनों ही स्टॉक्स में आज देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, तो आइए बात करते हैं स्विगी और जोमेटो, दो स्टॉक्स जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी गेंस देख रहे हैं और इसका कारण है ICICI सिक्योरिटीज़ का एक नोट जो थोड़ी देर पहले आया है। उन्होंने अपना बाय स्टांस बरकरार रखा है दोनों स्विगी और जोमेटो पर, और स्विगी के लिए उनका टारगेट है 740 रुपये पर शेयर और जोमेटो के लिए 310 रुपये पर शेयर। अब बात करते हैं कि इनके पीछे कारण क्या है, ये बुलिशनेस क्यों है ICICI सिक्योरिटीज़ का इन दोनों स्टॉक्स पर। वो कहते हैं कि फूड डिलीवरी जो सेगमेंट है वो इन्वेस्टर्स ने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है। अगर हम Q3 परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो फूड डिलीवरी सेगमेंट जो है इन दोनों कंपनीज के लिए, स्विगी और जोमेटो, उसने क्विक कॉमर्स डिलीवरी से काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है, पर मार्केट की नज़र क्विक कॉमर्स पर है क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ थोड़ा स्लो देखने को मिला है। दूसरी बात करते हैं तो ICICI सिक्योरिटीज़ कहते हैं कि जो कंसर्न्स थे इन्वेस्टर्स के जोमेटो और स्विगी के शेयर के दाम पर, वो बहुत बड़ा चढ़ाकर हो गए हैं मार्केट में और ज़रूरत से ज़्यादा चिंता दिख रही है यहाँ पर। और नोटिस करने की बात ये है, वो ये भी कहते हैं कि जब बजट में टैक्स कट अनाउंस हुआ है FY4, FY06, FY11, FY13 और FY14 में 4 बार यह हुआ है और उसके बाद कंजम्पशन में एक बूस्ट देखने को मिला है। तो उनकी उम्मीद है ये कि जो FY26 के लिए बजट अनाउंस हुआ है जिसमें हमने टैक्स कट देखा है, उसकी भी उसका भी एक बूस्ट स्विगी और जोमेटो को मिल सकता है आगे जाकर। वो कहते हैं कि पहले कंसर्न्स थे जोमेटो और स्विगी के कैश बर्न पर, क्योंकि जेप्टो काफ़ी कैश बर्न कर रहा था और ये कितना डिस्काउंट दे रहे थे, पर अब उस चिंता की ज़रूरत नहीं है। स्विगी अगर
कंसोलिडेटेड दम पर देखें तो करीब 30% डिस्काउंट टू पार वैल्यू फॉर द फूड डिलीवरी बिजनेस ये इम्प्लाई कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है ऑप्शनैलिटी ऑफ सक्सेस क्विक कॉमर्स में। जोमेटो की बात करें तो वो ऐसे वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है जहाँ पे क्विक कॉमर्स का कोई मतलब ही नहीं दिख रहा है। तो आगे जाके फूड डिलीवरी इस कंपनी का ग्रोथ बूस्टर हो सकता है दोनों के लिए, स्विगी और जोमेटो। और लास्टली ICICI सिक्योरिटीज़ भी कहता है कि ये जो हमें ऊंच नीच दिख रहा है प्राइस में वो बहुत काफ़ी आगे जाकर काफ़ी समय तक ही नहीं टिकेगा, ये चेंज हो सकता है। और क्योंकि रोबस्ट आउटलुक है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पर, मई के महीने से जब ये टैक्स कट का इफेक्ट मार्केट में दिखने लगेगा तो काफ़ी पॉजिटिव नोट आ रहा है ICICI सिक्योरिटीज़ का स्विगी और जोमेटो के लिए। और इसके दम पर दोनों स्टॉक्स आज बहुत अच्छा कर रहे हैं ट्रेड में। टैक्सेशन में बूस्ट मिला था जिसके चलते कंजम्पशन बढ़ता हुआ नजर आ सकता है मई के महीने से, ऐसा ICICI सिक्योरिटीज का मानना है। दोनों ही स्टॉक्स पर उनका नजरिया पॉजिटिव और इसी के चलते स्विगी 7% की तेजी के साथ कारोबार और जोमेटो में भी 2.5% की तेजी दिखी है। रुचित, स्विगी पर तो शायद चार्ट्स इतने लंबे नहीं होंगे, हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, लेकिन फिर भी दोनों स्टॉक्स पर आपकी क्या राय होगी और अगर एक कोई चूज करना हो तो कौन सा स्टॉक होगा वो? आई थिंक डेफिनेटली जोमेटो प्रिफर्ड रहेगा क्योंकि जोमेटो में हमने देखा है कि हिस्टोरिकली भी जो ये अप ट्रेंड हमने पिछले 1-1.5 साल में स्टॉक में देखा है, जब भी ऐसे इन बिटवीन करेक्शंस आए हैं तो करेक्शन से लोअर लेवल्स पे एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इस स्टॉक में बनी है। और अभी भी स्टॉक में जो हाई लेवल से करेक्शन हुआ है तो 200 रुपए के आसपास काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बनता हुआ स्टॉक में नजर आ रहा है। तो मैं कहूंगा कि अगर प्रिफर करना है तो जोमेटो को प्रिफर करना चाहिए। 200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए पोजिशनल बेसिस पे जब तक वो लेवल ब्रीच नहीं होते तब तक आप ये स्टॉक में थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। तो जोमेटो पर नजरिया पॉजिटिव कुणाल रुचित का आता हुआ इन लेवल्स पर, लेकिन इस बीच कुछ और सेक्टर्स पर नजर डालेंगे। रेलवे स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी दिखी है, बाजार में तो सुस्ती है लेकिन उसके बावजूद रामकृष्णा फोर्जिंग्स 5% की तेजी यहाँ पर, जुपिटर वैगन्स 3% ऊपर, टीटागढ़ रेल, इरकॉन इंटरनेशनल सभी स्टॉक्स में 2 से 2.5% की तेजी है। कुणाल, इन रेलवे और रेलवे एंसिलरी स्टॉक्स पर आपकी क्या राय होगी और इनमें से कोई स्टॉक जहां पर इन लेवल्स पर आपको लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा कल के सत्र में भी? मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिली है। एंड कुछ स्टॉक तो ऐसे हैं कि जिन्होंने कल के दिन में एक बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन बनाया था और आज के दिन में एक फॉलोअप मोमेंटम ये स्टॉक हमें दिखा रहा है। तो जो व्यू है पॉजिटिव साइड का है। हम आज के खोज की ही बात कर लेते हैं, 670 के अराउंड स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। अगर कोई भी गिरावट आती है 655 तक तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 620 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करें तो ऊपरी लेवल पे 730 और 730 जैसे ब्रेक होगा आपको 800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आगे फौजी में तो मोमेंटम बढ़िया है। दूसरे स्टॉक की बात करें, आरबीएनएल है, इरकॉन है, जिस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। आरबीएनएल में भी फिलहाल स्टॉक 326 के अराउंड है, 310 का आप ऐसा मेंटेन करके चलिए। टारगेट की बात कर लेते हैं 341 का पहला टारगेट और वो जैसे ही ब्रेक होता है आपको 370 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों स्टॉक में एक अच्छी खासी बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन यहाँ पे बनी हुई है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि मार्केट की आज की क्लोजिंग की तरफ हम अच्छे की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्मेंस करके दिखाया, ऑल्दो आज में अगर 48,300 350 पार हो जाता तो और अच्छा होता, बट फिर भी उतना बुरा नहीं है। 150 पॉइंट जोड़ लेना, आज सुबह गैप डाउन थे, ये बाज़ार की जीत है। ये बताने के लिए सफिशेंट है कि टाइगर जिंदा है टाइप, ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है अभी, है ना। लेकिन टाइगर अभी इतना सुस्त है और इतना मतलब कमज़ोर है, मैं आपको क्या बताऊं कि उसको बहुत फीडिंग की ज़रूरत है और बहुत आराम की भी ज़रूरत है, तब जाके शायद टाइगर थोड़ा ठीक हो सकता है। बट फिर भी कम से कम प्राण हैं, ये भी माना जा सकता है। इस बीच आप क्रिकेट मैच भी देख रहे होंगे, एक विंडोज़ में हो सकता है, तो नीचे हमारी टिकर टीम ने आपके लिए अपडेशन का काम भी कर दिया। अगर आप मार्केट्स देख रहे हैं तो आपको क्रिकेट का अपडेट भी टिकर टीम बाकायदा बता रहा है कि कौन किस पर कितने रन पे आउट हुआ है और अभी तक दूसरा विकेट गिर चुका है। हालांकि मेरा थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है क्रिकेट में, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा गाइड नहीं कर पाऊंगा, ना ही बता पाऊंगा इसके बारे में कुछ खास। लेकिन हाँ, जो भी चीज़ चल रही है वो आप नीचे टिकर की फॉर्म में देख पाएंगे। 15 लाख शेयरों का एक ब्लॉक डील लगा है NMDC पर, ठीक है ना। अभी टिकर टीम वो भी चला देगी, वो भी चलाओ बॉस। हाँ, तो 15 लाख शेयरों पर जरा NMDC का जो टिक लगा है, एक बार उसका जरा टेक्निकल सेटअप चेक करवाते हैं। रुचित भाई, NMDC जरा चेक करो तो आप। ओवरऑल हमें देखा है कि पिछले कुछ समय में मोर एक कंसोलिडेशन फेज में रहा है NMDC,
और अब फिलहाल कोई साइंस नहीं है कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के। जो रिसेंट पुलबैक मूव में आया था उसमें स्टॉक में 67 68 के आसपास एक रेजिस्टेंस बनाया। तो 60 से लेके 68 ये 8 रुपए की रेंज आई थिंक पिछले 1.5 महीना हो गया स्टॉक इसी रेंज में है। सो जब तक ये रेंज में इधर साइड के ब्रेकआउट नहीं आते हैं तब तक थोड़ा टाइम वाइज करेक्टिव फेज और कंटिन्यू रह सकता है। जिस तरह की आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिल रही है, मेरे को उससे काफ़ी प्रभावित हो रहा हूँ आज। अब देखो 48,300 दिख गया। मेरी इच्छा थी, भगवान से प्रार्थना भी थी कि मेरे को स्क्रीन पे जाते जाते कम से कम 48,300 दिखे। तो 48,300 मेरे को दिख गया स्क्रीन पर निफ्टी बैंक के अंदर। और एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आज HDFC बैंक में भी अच्छा पैसा जुड़ा। ICICI के अंदर दिखाओ, सभी सरकारी बैंकों के नाम बोल रहा हूँ मैं, सबको दिखाना। हाँ, HDFC दिखाओ स्क्रीन पर, SBI, प्रोड्यूसर साहब थोड़ा फास्ट मारो फटाफट। SBI दिखाओ एक बार जरा, लाते जात में आते। इंडसन दिखाओ जरा, कोटक दिखाओ, ठीक। एक्सिस बैंक भी जरा दिखाना। दिखाओ, एक्सिस बैंक दिखाओ, ICICI भी दिखाओ, कोटक भी दिखाओ। SBI तो ऑलरेडी आपने दिखाई दी, कोटक भी दिखाओ एक बार जरा, कोटक महिंद्रा बैंक। तो थोड़ा बैंक जनित है। सुबह भी हमने आपके सामने यही पॉइंट रखा था कि ट्रेड करना बैंक्स में, देखना निफ्टी को। निफ्टी अगर आप 22,200 के करीब जाके बंद होती तो मेरे को और खुशी होती और अच्छा लगता, और मैं कह सकता था कि शायद मार्च सीरीज़ उतने बुरे नोट पे शायद आपको ना दिखाए। देखो मार्च शुरू हुआ था फ्राइडे को, बहुत बुरा पिटे थे फ्राइडे को, लेकिन मंडे को हमने कॉन्टीन्यूटी इफेक्ट नहीं दिखाया। कुणाल जी जरा आप भी गौर फरमाइएगा, हाँ कहीं गलत हो तो मेरे को जरा बताइएगा। फ्राइडे को जब हम खुले तो बहुत बुरा इम्पैक्ट था हमारे पास, और उसका इम्पैक्ट इतना ज़ोरदार था कि 400 पॉइंट उस दिन निफ्टी टूटा। बट मंडे को फॉलोअप नहीं आया। आज ट्यूसडे है, आज फॉलोअप ज़्यादा नहीं है, सिंबॉलिक है। आप कुछ लोग रिकवरी को एंजॉय कर रहे हैं तो कुछ लोग आज के 33 पॉइंट को भी रो रहे होंगे, वो एक अलग मामला है, ठीक। तो मैं मानता हूँ कि दोनों में फॉलोअप नहीं है, थोड़ा सेक्टोरियल चर्निंग हुई है। जो प्रॉब्लम है वो जस की तस है, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो हम ठीक कर रहे हैं, ठीक है ना। डॉक्टर साहब अभी आए नहीं हैं आपको दवाई देने के लिए, ठीक करने के लिए। आपने अपने आप से ही बुखार है तो सिर पे पट्टी रखना शुरू कर दिया। आपने आपको बुखार है तो आपने पंखा बंद कर दिया ताकि थोड़ा पसीना आए, बुखार टूटे। आपने क्रोसिन की गोली खुद से लेना शुरू कर दिया। अभी तो डॉक्टर साहब आएंगे, डायग्नोस होगा, दवाई खिलाएंगे, ठीक हो गए, वीकनेस जाएगी, तो एक लंबी प्रोसेस है। तो होली से शुरू होके हो सकता है दिवाली तक चला जाए पूरा मामला, लेकिन शुरुआत जो होती है जो आपके हाथ में है वो शायद दिख रही है। तो आपके हाथ में है फाइट करना, लड़ना, तो वो कुछ कुछ आज मेरे को स्क्रीन पर दिख रहा है। कुणाल परार, ठीक है, एग्जाम्पल परफेक्ट एग्जांपल दिया है सर आपने कि जो फ्राइडे को मोमेंटम देखी वो भी गैप डाउन के साथ है, उसके बाद 2 दिन जो साइडवेज मोमेंटम रही है, फॉलो मोमेंटम उतनी नहीं आई जितनी आनी चाहिए। लेकिन ये एग्जांपल आपने जो दिया वो परफेक्ट एग्जांपल दिया है। ग्रेजुअली धीरे धीरे दवा अगर आप पियोगे तभी आपको आगे जाके बेनिफिट हो सकता है। सो परफेक्टली आपने सही उसको डिस्क्राइब किया है डिम्पी जी। तो ये नज़रिया इंडेक्स लेवल पर और कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस देखा, जिसके चलते निफ्टी बैंक 48,300 के आसपास आज के सत्र में कारोबार करता हुआ। लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालेंगे जहां पर अच्छी खासी तेज़ी आज के सत्र में दिखी है। भारत डायनामिक्स 7% की तेज़ी के साथ कारोबार। क्या राय होगी रुचित इस स्टॉक पर, भारत डायनामिक्स? पुलबैक ट्रेड पॉसिबल है 1120 से 1150 की रेंज तक। हमने पिछले कुछ दिनों में जो सेलिंग देखी है उससे मोमेंटम रीडिंग्स ओवरसोल्ड है। लेकिन अगर मैं पूरे ही अगर डिफेंस स्पेस में देखूँ तो हमें BEL ज्यादा पसंद है, क्योंकि वहां पे स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। करेक्शंस जो आते हैं उसमें बड़े फॉल्स वॉल्यूम्स के साथ में नहीं आ रहे हैं। तो आई थिंक नो भारत डायनेमिक्स में तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो एक पुलबैक के लिए होल्ड की जा सकती है 1120 1140 के टारगेट्स के लिए। फ्रेश बाइंग अगर करनी हो विद इन द डिफेंस स्पेस तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा प्रेफर्ड रहेगा।
बेवरेजेस याद रखें यहाँ पर भी बाजार में गिरावट है, उसके बावजूद 4 से 4.5% की तेजी दिखी है। CLSA की रिपोर्ट आई है, उनका नजरिया काफी पॉजिटिव है। हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की रेटिंग उन्होंने यहाँ पर दी, जहाँ पर उनका मानना है कि हाल फिलहाल में कंपटीशन बढ़ती हुई नजर आई। रिलायंस रिटेल का कैंपा कोला 10 रुपए का ये प्रोडक्ट आया, जिसके चलते वरुण बेवरेजेस जैसे प्लेयर्स को नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा और स्टॉक हाल फिलहाल में गिर भी चुका है। पिछले 3 महीने का चार्ट देखेंगे तो करीब 25 से 30% की गिरावट यहाँ पर दिखी है, लेकिन अब CLSA का मानना है कि खरीदारी के मौके बन सकते हैं। टारगेट प्राइस उन्होंने थोड़े से घटाए हैं, लेकिन हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और इसी रिपोर्ट के चलते बाजार में गिरावट होने के बावजूद स्टॉक 4% की तेजी के साथ आज बंद होता हुआ नजर आ सकता है। कुणाल, वरुण बेवरेजेस 475 के आसपास क्या ट्रेड होगा आपका? कल VBL की बात करें, जिस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकती है। कल के दिन में अगर देखने जाए तो बुलिश एंगल्फिंग फॉर्मेशन बनाया था, आज के दिन में उसका ही फॉलो मोमेंटम हमें देखने को मिला। यहाँ से अगर स्टॉक के ऊपर की मोमेंटम की बात करें तो 500 का पहला लेवल है और जैसे ही 500 क्रॉस होगा ये आपको 538 तक के लेवल दिखा सकता है। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिसेंट लेवल पर खरीदारी करके चलने की सलाह है कि नहीं है, तो मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलूंगा, क्योंकि पिछले 2 दिन में जो रैली हमें देखने को मिली है उसमें अभी फिलहाल प्रॉपर ऐसे नहीं मिल रहा है, तो रिस्क लो इतना फेवरेबल नहीं है। तो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए व्यू है, आप होल्ड करके रखिए। ऊपरी लेवल पे 500 जिस दिन क्रॉस होगा एक 540 तक के लेवल एज ए टारगेट हमें इस पर देखने को मिल सकते हैं। नजरिया वरुण बेवरेजेस पर 475 पर कई सारे PSU बैंकिंग स्टॉक्स की हमने चर्चा की, लेकिन उसमें से एक और यूनियन बैंक 3% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर दिखी है। रुचित, क्या राय होगी यूनियन बैंक पर? 5% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर। फिलहाल तो स्ट्रक्चर इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है पोजिशनली। इन बिटवीन पुलबैक मूव्स हमने पहले भी देखे, लेकिन स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को सरपास नहीं कर पा रहा है पुलबैक मूव्स में, और वो एवरेज फिलहाल 120 के आसपास प्लेस्ड है। तो कोई पोजीशन है तो होल्ड की जा सकती है, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए आई थिंक SBI को ज्यादा प्रिफर्ड रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्पेस में भी जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है वो मोर बड़े नामों से या लार्ज कैप बैंक से ज्यादा है कंपेयर टू मिड और स्मॉल साइज बैंक्स। सो आई थिंक जब भी ये मार्केट्स में या बैंकिंग स्पेस में तेजी होगी तो लीडरशिप आपको छोटे नामों से नहीं आएगी, बट लीडरशिप आपको लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक से आएगी। और एक बार उनमें कंफर्मेशन आता है कि ट्रेंड पॉजिटिव वापस से टर्न हो गया है, फिर आपको फॉलो अप मूव्स यूनियन बैंक जैसे मिड साइज बैंक से रहेगी। सो बड़ा लार्जर बैंक ज्यादा प्रिफर्ड रहेंगे फिलहाल। सो वेट एंड वॉच की अप्रोच रहेगी मिड साइज और स्मॉल साइज बैंक्स के लिए। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रुचित कि जब तक बड़े लोग सामने नहीं आएंगे तो पीछे का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। और गलती से अगर मान लो छोटे शेयर्स चलने लग भी गए, गलती से मैं मान लेता हूँ, तब भी अगर वो कन्विक्शन लॉस हो गया, बड़े शेयर्स नहीं आ पाए, तो भी वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे मार्केट्स के अंदर। तो मार्केट्स के अंदर इस समय जो ट्रेड करना है ना, वो आपको थोड़ा समझ के करना और कोशिश करना थोड़ी एवरेज वगैरह को लिमिटेड होकर काम करो। आप एवरेज तो करो ही मत, अब होल्ड करने का समय आ गया है। अब एक्युमुलेशन का स्टांस, बाय के स्टांस को थोड़ा छोड़ दो, जो ले रखा है उसको बचाओ, क्योंकि यहाँ से जैसे मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा था, हर 100 पॉइंट निफ्टी तोड़ेगा तो 1000 पॉइंट टूटने का दर्द होगा। क्योंकि यहाँ तक तो आप जैसे तैसे करके झेल झाल के आगे, पूरी सीरीज़ का प्रेशर आ गया, जो आना था सब आ गया। लेकिन अब यहाँ से काफ़ी मुश्किल दौर है। अब यहाँ से अगर कोई भी गिरावट आती तो दिक्कत बढ़ेगी, इसलिए जो है उसी को संभालो, नए के पछड़े में मत फंसो फिलहाल अभी। हाँ, अगर आपने पुराना कुछ ज़्यादा नहीं ले रखा, आपके पास पैसा, तो आपकी तो चांदी चांदी है, आप तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके भी कोई भी शेयर ले सकते हो। आज की डेट में बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पे बड़े शेयर, छोटे शेयर सब मिल रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट के अंदर आज की जो क्लोजिंग है उसमें 1500 शेयर एडवांसेस के लिए बताने के लिए सफिशिएंट है कि आज के इस ठहराव को, मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, आज के इस ठहराव को तो थोड़ा रुका है। अब कोई आदमी बैंक निफ्टी देख के ये बता सकता है कि 170 पॉइंट ऊपर है तो इसको हम पॉजिटिव माने, तो 47 पॉइंट निफ्टी नीचे, इसको नेगेटिव क्यों नहीं मान रहे? तो इसलिए मैंने ना नेगेटिव बोला ना पॉजिटिव बोला। तो आज के मार्केट्स के ठहराव को, आज की इसको मैं एक अच्छा सुखद पॉइंट मानता हूँ, क्योंकि सुबह आपने एक टैरिफ की गंभीर खबर सुनी
और मैंने आपको याद भी दिलाया था कि एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब टैरिफ सुन के आपके कान पक जाएंगे, फिर अब टैरिफ का असर ही नहीं होगा। तो आज से उसकी शुरुआत हुई है, मैं ऐसा मानता हूँ। अब आप ये बात मान लीजिएगा, टैरिफ की अब जब भी कोई खबर आएगी, अगर वो बहुत स्पेसिफिक खबर भारत के लिए नहीं है, तो अब हम धीरे धीरे करके उसके आदी होते जा रहे हैं। और हमें ये बात समझनी भी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप जब तक बैठे रहेंगे, टैरिफ का टेरर या टैरिफ का ड्रामा वो सब चलता ही रहेगा या टेंशन चलती रहेगी। फिलहाल टैरिफ के मोह जाल से निकलते हुए वैल्यूएशंस के जाल में वापस जाते हुए ये बात कही जा सकती है कि बाजार ने आज काम अच्छा किया है। दूसरा पॉइंट, आज सिर्फ एक रिलायंस को छोड़ दें तो ज़्यादातर बड़े शेयरों ने थोड़ी हेल्प की है मार्केट की, ऐसी बात नहीं है। जैसे HDFC आज 1700 के ऊपर बंद हुआ, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने आज हेल्प नहीं की, लेकिन L&T, TCS, इन्फोसिस, HUL ये सब दिखाओ एक बार स्क्रीन पर आप, तो वहाँ पे आपको हल्का हल्का क्वेश्चन दिखेगा। आज टिपिकली मार्केट का जो ठहराव था वो बैंक जनित था, यानी कि बैंकों की परफॉर्मेंस थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर डायरेक्शन देनी है तो बैंक्स दे सकते हैं। ये देखिए TCS 1% ऊपर था, और आपको पता है ना, आज जब सुबह आप खुले थे तो TCS, इन्फोसिस दोनों डाउन थे और उनका नेस्टेक, US का नेस्टेक 2% नीचे था। तो आप ये L&T भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो कैपिटल गुड्स के अंदर भी अच्छी खरीदारी हुई है। सीमेंस, कमिंस, BHEL और L&T, ये चारों का कॉम्बिनेशन बढ़िया से चल रहा है। बट एनी हाउ, अब आज की जो क्लोजिंग हुई है एक शांत और अच्छी क्लोजिंग के तौर पर मैं मानता हूँ। मेरे को ऐसा उम्मीद है कि बाज़ार धीरे धीरे करके शायद बिना FIs के भी इस जगह पर अपने आप को रोकने की कोशिश करें, लेकिन FIs की रिक्वायरमेंट तो है, वो तो चाहिए होगी। और इसके लिए मेरे को लग रहा है कि रिटेलर्स की प्रार्थना के अलावा सरकार का कर्म भी काम आएगा। सरकार को कर्म करना चाहिए, रिटेलर्स को प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसा कुछ अगर हो जाए तो बात बन जाए। थोड़ा बहुत लियोर करना पड़ता है, आपको कोई नाराज़ हो जाए आपसे, उसको मनाने के लिए कई बार आपको भी थोड़ा मनाना पड़ता है। तो ऐसे ही मनाने वाला काम अगर जिनके हाथ में पावर है, सत्ता है, अगर वो कर लें तो फिर बहुत अच्छा होगा। एक बार मार्केट में अगर FIs इस लेवल्स पे और इस जगह पर आते हैं, आप यकीन मानेगा बहुत स्पीड से तेज़ी आएगी। वो चाहे आप टैक्सेशन से कीजिए, चाहे आप किसी से भी कीजिए, वो आपके पास 100 तरीके हैं किसी भी को मनाने के। तो फिलहाल आज की क्लोजिंग ठीक है। आज की जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं फटाफट मैं आपको बताता जाता हूँ, जिनका आज दिन ठीक रहा। उनमें अगर आप शेयर्स देखेंगे तो वो था एक टीटागढ़, REC, वोल्टास, ये कुछ एक शेयर्स जिनका दिन आज बहुत बढ़िया गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का दिन भी ठीक गया और CSE, VBL का दिन भी ठीक गया, इंडिगो भी ठीक गया। जो शॉर्ट हुए जिनका दिन खराब था उनका मैं बता देता हूँ, उसमें बजाज ऑटो, टाटा टेक, पेटीएम, अडानी ग्रीन्स, ये कुछ एक शेयर्स हैं जिनके लिए दिन आज खराब रहा। रुचित जैन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कुणाल परार, आपका भी शुक्रिया समय देने के लिए। मेरे को और आशीषा को आज कार्यक्रम में अब इतना ही समय था आपसे बातचीत करने का, इजाज़त दे सकते हैं आप। कल आपसे वापस मुलाकात होगी सुबह। नमस्ते।